रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम। इस बार ऑब्जेक्ट को कौन से मीडियम में रखा जाएगा? डेंसर मीडियम में रखा जाएगा। डेंसर मीडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? μ2 और रेयर मीडियम μ1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं मान लो यहाँ पे, ये है अपना ऑब्जेक्ट O। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो अपन को फाइंड करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है याद करो, सबसे पहले हम एक लाइट रे को पोल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता देते हैं इसका। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना पीछे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली लाइट रे हम पोल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, इसका मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी सरफेस के ऊपर और इसलिए बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। तो पहले वाली लाइट रे तो हमेशा सीधी ही जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे हम यहाँ पे किसी एम पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट कर देंगे। ये दूसरी लाइट रे है, ये किधर मुड़ेगी? अब क्योंकि ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है? डेंसर से रेयर की तरफ, तो किधर मुड़नी चाहिए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी गुड। तो नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया है, तो नॉर्मल से दूर हटना है इसको। किधर हटना है? दूर। देखो ये सीधी जाने की बजाय ऐसे नॉर्मल से दूर हटेगी। तो दो केस हो सकते हैं, एक तो ज़्यादा मुड़ जाए नीचे, एक कम मुड़े। अगर ये ज़्यादा मुड़ गई तब तो ये पहले वाली लाइट रे को काट देगी यहाँ पे आगे जाके, और उससे कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। और अगर ये मान लो कम मुड़ी तो फिर ये आगे इस वाली लाइट रे को कहीं मिलेगी नहीं, बैक ट्रेस करने पे किसी पॉइंट के ऊपर मिलती हुई अपीयर होगी। तो उस पॉइंट पे कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। आया समझ में? तो अभी मैं रियल इमेज वाला केस ले लूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ देते हैं, ये मानते हुए कि ये डेंसर मीडियम इस रेयर की कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसर है, इसलिए ज़्यादा मुड़ेगी। ये ज़्यादा मुड़ेगी तो ये पहले वाली लाइट रे को मान लो यहाँ पे काट रही है ना, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये बन गई इमेज। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों को डिफाइन करो। ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये वाला एंगल कौन सा होगा? आई। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये वाला एंगल कौन सा होगा? आर। फिर क्या करना है? अगली स्टेप स्नेल्स लॉ लगाना है। वेरी गुड, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ। μ2 साइन आई। μ2 यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो भी एंगल दिख रहा है उसका साइन फंक्शन। μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन आर। μ1 साइन आर लिख देना है। ठीक है जी। अब क्या करना है? साइन आई को आई लिख दो और साइन आर को आर लिख दो। फिर अल्फा बीटा गामा बता दो। अल्फा बीटा गामा कहाँ पे बनेंगे? ओ पॉइंट पे अल्फा, आई पॉइंट पे बीटा और सी पॉइंट के ऊपर गामा। छोटे वाले एंगल्स को नाम देने, एंगल इधर भी बनेगा वैसे तो, छोटे वाले एंगल्स को नाम देना, ये अल्फा बीटा गामा। चलो बताओ आई की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में क्या लिखनी है? आई की वैल्यू बता दो। आई प्लस अल्फा इक्वल टू, आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा। आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा, यानी कि आई इक्वल टू आ गया गामा माइनस अल्फा। ये लो जी, आई की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आर की वैल्यू फाइंड करनी। देखो ये है आर, तो गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर लिख दो क्या? तो आर किसके बराबर है? गामा प्लस बीटा के बराबर है। दोनों एंगल्स आ गए। अब क्या करना है? आई और आर की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे आई और आर की। करो, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करो। क्या लिखेंगे? μ2 इंटू गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ1 इंटू गामा प्लस बीटा। फिर अगली स्टेप में क्या करना है? हाँ, टेन गामा, टेन अल्फा, टेन बीटा लिख देना है इनको। जो अल्फा है उसको टेन अल्फा, जो गामा है उसको टेन गामा, और जो बीटा है उसको टेन बीटा लिखेंगे। ये लो जी, लिख दिया। अब क्या करूं? अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है इनकी। उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले ये जो पॉइंट है एम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या नाम देंगे? एन। ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसमें आपको करना क्या है? टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यूज़ पुट करनी है। करो, μ2 इंटू टेन गामा, क्या? टेन गामा। ये जो ट्राइंगल है इसमें टेन गामा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम एन अपॉन सी एन। एन सी बोल दो, सी एन बोल दो, एक ही बात है। माइनस टेन अल्फा एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन। ठीक है जी। μ1 इंटू टेन गामा एम एन अपॉन एन, हाँ सी एन, चलो उल्टा लिख दिया मैंने, एक ही बात है।
tan बीटा mn अपॉन ni, ठीक है, आ गया समझ में इतना। अब क्या करना है, mn को उड़ा देना है, तो μ2 इंटू 1 अपॉन cn माइनस 1 अपॉन on इक्वल टू μ1 इंटू 1 अपॉन nc प्लस 1 अपॉन ni, ये लिख दिया। अब डिस्टेंस वगैरह को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, u, ये है ऑब्जेक्ट, पोल से इसकी डिस्टेंस को u बोलना है। ये है इमेज, इसकी डिस्टेंस को क्या बोलना है, v बोलना है इसको, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस को क्या बोलना है, r बोलना है, ठीक है जी। कौन कौन से डिस्टेंस पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन रेफरेंस मानो, इंसिडेंट रेज किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, सरफेस के ऊपर किधर आ रही है, इधर जा रही है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मानना है आपको। तो पोल पे खड़े होके इमेज की डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो फॉरवर्ड चलना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो प्लस v लेना है। लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको मेजर करने के लिए उल्टा आना पड़ेगा, तो u और r तो होगा नेगेटिव और v क्या होगा, पॉजिटिव। कर दो पुट इसमें, ये देखो μ2 इंटू 1 अपॉन cn को क्या लिख दूँ, अच्छा वो तो कन्वर्ट तो किया ही नहीं, पहले वो कर लो, cp लिख दो इसको, तो इसको OP लिख दो, जो P और N पॉइंट है ना काफ़ी क्लोज है इसलिए ऐसा अपन करेंगे, 1 अपॉन PC प्लस 1 अपॉन PI, ठीक है जी। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करो, 1 अपॉन CP कितना, माइनस ऑफ R, OP कितना, माइनस ऑफ U, तो ये प्लस हो जाएगा क्या बीच में, इक्वल टू μ1 इंटू 1 अपॉन PC कितना, माइनस R, PI क्या होगा, प्लस का V, ये लो जी, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं μ2, तो ये बन जाएगा माइनस μ2 अपॉन R प्लस μ2 अपॉन U इक्वल टू माइनस का μ1 अपॉन R प्लस μ1 अपॉन V, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, थोड़ा रीअरेंज करते हैं इनको, ये जो μ2 अपॉन U है ये वाला, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस μ2 अपॉन U, और पहले से कौन बैठा है उधर, μ1 अपॉन V, तो प्लस μ1 अपॉन V इक्वल टू, ये इधर ले आओ तो ये इधर प्लस होके आएगा, तो ये बनेगा μ1 और ये माइनस का है तो μ2 माइनस में डिवाइडेड बाई एक साथ R लिख दो, ये आया समझ में। ये है दूसरा फॉर्मूला, जो जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा जाएगा तब बनेगा। जब भी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखोगे हमेशा ये फॉर्मूला आएगा, चाहे सरफेस कैसे भी हो, इमेज चाहे रियल बने या वर्चुअल बने, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट को हमने रेयर मीडियम में रखा था तब फॉर्मूला क्या था, वो मैं लिख देता हूँ साइड में कहीं पे, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। ये वो फॉर्मूला है जब ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा था, माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये फॉर्मूला कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट को कौन से मीडियम में रखा जाएगा, रेयर मीडियम में। चलो कंपेयर करो क्या डिफरेंस आया दोनों फॉर्मूलों में, μ1 की जगह μ2 आ गया, μ2 की जगह μ1 आ गया। ध्यान से देखो, पहले U के ऊपर कौन था, μ1, अब कौन आ गया, पहले V के ऊपर कौन था, μ2, अब कौन आ गया, μ1। इधर μ2 माइनस μ1 था, ये μ1 माइनस μ2 बन गया, मतलब जहाँ पे μ1 है वहाँ μ2 चला गया, अब जहाँ μ2 है वहाँ पे μ1 आ गया, इंटरचेंज हो गए। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये हम यूज़ करेंगे लेंस के अंदर, आगे हम लेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, लेकिन उसका बेस ये है, ये समझ में आया ना, इसी से वो बनेगा। तो लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऐसे करके हम दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, और वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाले कॉन्सेप्ट से ही एक्सप्लेन किए जाते हैं।